अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले उन लोगों से रिक्वेस्ट जो हमारे चैनल पर नए हैं कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात कर रहे हैं फ़राइज़ी मूवमेंट के बारे में, फ़राइज़ी तहरीक के बारे में, जिसने सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों में एक नई रूह फूकी। और इसमें जो इसको चलाने वाले थे हाजी शरीयतुल्लाह साहब, उनके बारे में हम बात करेंगे आज। तो वो हाजी शरीयतुल्लाह साहब जो पैदा हुए 1781 में, उनका जो जाए पैदाइश है वो एक विलेज में पैदा हुए थे, जिसका नाम शामिल है। उनका सब डिवीज़न जो था वो मदीरपुर था और फरीदपुर जो था उनका डिस्ट्रिक्ट था। उसके बाद कुछ अरसे बाद उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया और वो अपने चचा जान के पास जाके रहे 2 साल कलकत्ता के अंदर यहाँ पर। और उसके बाद उन्होंने अरबी और फ़ारसी की जो तालीम है वो जो है कलकत्ता में ही हासिल की मौलाना बुशारत साहब से। उसके बाद 1799 में वो हज के लिए मौलाना बुशारत साहब के ही साथ ही चले गए और वापसी जो है उनकी बंगाल में हुई 1818 में। अब जब वो हज के लिए वहाँ पर गए तो उन्होंने सौरिया में जिस उस्ताद से तालीम हासिल की उनका नाम शेख अबुल ताहिर कादरी साहब था। और ये बात ज़रूर रखिएगा, जब वो वापस आए 1818 के अंदर, तो जब वो वापस आए तो उनको ये फील हुआ कि शायद उनकी वो जो प्रीच कर रहे थे इस्लाम को, तो वो प्रीचिंग जो थी वो बाकायदा तौर पर जो है वो लोग उनकी तरफ माइल नहीं हो रहे थे। उन्हें लगा शायद मैं अपने पीर से बगैर अपने उस्ताद से बगैर इजाज़त के आ गया हूँ। तो इस वजह से वो दोबारा सऊदी अरेबिया गए और फिर वहाँ से जो वो वापस आए वो 1821 के अंदर वहाँ से वापस आए। 1821 में आने के बाद उन्होंने बंगाल के अंदर दोबारा इस चीज़ को जो है प्रीचिंग को स्टार्ट किया। और असल में ये बात ध्यान में रखिएगा, ये मैंने पहले ही बताया था कि 1857 की जो जंग प्लासी हुई थी उसके बाद वहाँ पर जो है कब्ज़ा बंगाल में जो था वो अंग्रेज़ों का हो चुका था। वहाँ पर 3 ग्रुप बन चुके थे। ज़िम्मेदारों का ग्रुप जो था वो सबसे ज़्यादा ताकतवर था और उसके बाद जो सरकारी मुलाजमीन था एक उनका ग्रुप होता था जो कि उनको ज़िम्मेदारों को फैसिलिटेट किया करता था। बेसिकली वो उनके लिए एक समय मुखबिरा काम भी किया करता था। तो अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात करते हैं कि ये तहरीक चलाने की वजह क्या थी। इस तहरीक की वजह ये थी कि बेसिकली मुसलमानों पर बंगाल में जुल्म हो रहा था। वहाँ पर जो है लोगों की ज़मीनें हड़पी जा रही थी और बहुत ज़्यादा लोगों को जो है वो तंग किया जा रहा था। अगर हम बात करें तो हमें सबसे पहले नजर आता है कि 1793 में मारवाड़ी लोगों को जो है बहुत ज़्यादा ज़मीनें अलाट करके दी गई। अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा ज़मीनें उनको दी। अब उससे आगे चलें तो आपको यही पता लगेगा कि मुसलमानों को वहाँ पर जुल्म इतना हो रहा था कि जिन चीज़ों से मुसलमान का कोई ताल्लुक नहीं था वो टैक्स भी मुसलमानों से लिए जाते थे। जैसे मिसाल के तौर पर दुर्गा टैक्स। अब दुर्गा टैक्स क्या है, उनकी दुर्गा माँ का एक होती थी सरमनी, तो उसके लिए वो टैक्स लिया करते थे। उसके बाद काली माँ टैक्स। उसके बाद मुसलमानों पे गाय की कुर्बानी करना मना था। उसके बाद दाढ़ी का टैक्स लिया जाता था कि दाढ़ी जो है उसका भी टैक्स लिया जाए। तो मुसलमानों पर सब प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से जो हाजी शरीयतुल्लाह साहब हैं उन्होंने इन चीज़ों के खिलाफ फाइट करने का इरादा किया और उन्होंने मुसलमानों को प्रीच करना शुरू किया और ये थी फ़राइज़ी तहरीक का आगाज़ हुआ। इसके अंदर जो सबसे पहली बात थी, उन्होंने कहा कि मुसलमान फ़राइज़ी तहरीक का मतलब मैं आपको बता दूँ, फ़राइज़ी तहरीक का मतलब है कि बेसिक जो इस्लाम के फंडामेंटल्स हैं उन पर अमल करना। अब बात यहाँ पर आगे ठहरी कि नमाज, रोज़ा, कुरान, ज़कात, हज ये सब तो किया जाए, लेकिन इसके साथ साथ जो इस्लाम की बेसिक प्रीचिंग है उसको भी फॉलो किया जाए। अगर हम यहाँ पर देखें तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि क्योंकि ये दारुल हर्ब है और यहाँ पर गैर मुस्लिमों की हुकूमत है और मुसलमान जो है उनके लिए ज़रूरी है कि जब वो जुम्मा नमाज ईद अदा करें तो उसमें हुक्मरान का आना लाजमी है, क्योंकि यहाँ पर जो हुक्मरान है वो गैर मुस्लिम है, इसलिए यहाँ पर ईद और जुम्मे की नमाज हम पर फ़र्ज नहीं है। उन्होंने ये ऐलान किया। उसके बाद कहा ये हम काली और दुर्गा पूजा कोई टैक्स नहीं देंगे। उसके बाद कहा हमें गाय की कुर्बानी की इजाज़त दी जाए ताकि हम अपनी रसूमात को अदा कर सके। उसके बाद कहा कि दाढ़ी टैक्स हम पर गलत रखा गया है, हम दाढ़ी टैक्स नहीं देंगे। उसके खिलाफ बाकायदा तौर पर एक तहरीक चलाई गई। फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि मज़ारात पर जाना हराम है। अच्छा, ये बात ध्यान में रखिएगा, ये जिस टाइम पर सऊदी अरेबिया गए थे वो वक़्त अब्दुल वहाब नजदी जो साहब थे, अब्दुल वहाब साहब, उनका दौर था जहाँ से लोग कहते हैं वहाबियत का एक कॉन्सेप्ट आया, तो इसलिए इस तहरीक को वहाबी तहरीक भी कहा जाता रहा। तो बहरहाल तो ये जो थे इन्होंने कहा कि मज़ारात पर जाना हराम है। पीर मुरीद का ताल्लुक उन्होंने कहा ये हराम है। असल में उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते को उन्होंने इसकी जगह रिप्लेस किया। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जो लोग उनकी तहरीक में शामिल होते हैं, जो लोग उनके पास आते थे, उससे पहले तौबा कराई जाती थी, उनसे तौबा कराई जाती थी, उनको तौबार मुसलमान कहा जाता था। उन्होंने बाकायदा एक तंजीमी ढांचा कायम किया, गांव के अंदर एक खलीफा मुकर्रर किया और खलीफा के नीचे 300 के करीब लोग होते थे। फिर उससे ऊपर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे खलीफा होता था। तो बाकायदा एक तंजीमी ढांचे के तहत उन्होंने काम करना शुरू किया, जिससे अंग्रेज़ों को और वहाँ के जो बड़े बड़े ज़मींदार थे उनको एक ख़तरा पैदा होना शुरू हुआ। और उन्होंने 1837 के अंदर हाजी शरीयतुल्लाह के खिलाफ जो है केस कर दिया
کہ یہ جو ہے باقاعدہ ایک حکومت قائم کرنا چاہتا ہے، یہ جو ہے بغاوت کر رہا ہے. اور اسی کیس کے بعد 1840 کے اندر حاجی شریعت اللہ کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد جو ان کے بیٹے تھے انہوں نے تحریک کو سنبھالا، جن کا نام دادو میاں جو ہے وہ آتا ہے. بیسکلی ان کا جو نام تھا محسن الدین تھا، لیکن ان کو دادو میاں کے نام سے جانا جاتا ہے. تو انہوں نے اس تحریک کو آہستہ آہستہ اور بڑے خوبصورت انداز میں لیڈ کرنا شروع کیا، اور پھر اس تحریک نے فرید پور، ڈھاکہ اور میمن سنگھ کے اندر اپنا اثر ظاہر کیا، اور لوگ ان سے بہت زیادہ وہاں پہ متاثر ہوئے. تو یہ تحریک جو تھی ایک سنگ میل ثابت ہوئی سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کے لیے، ان کو بدعات سے دور کرنے کے لیے، ان کو جو ہے اسلام کی طرف لانے کے لیے. اب یہ جو ہے یہ سب سے اہم آپ کہہ لیں کہ بزرگوں میں سے ایک اہم بزرگ ہیں، اور یہ سوال بار بار پیپرز میں آتا ہے. اس کی پریپریشن کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. تھینک یو ویری مچ.